प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। बुशरा बीबी की आज रिहाई अमल में आई है। वो रिहाई के बाद कुछ देर के लिए बनी गाला गई, फिर वहाँ से पेशावर चली गई हैं। चीफ मिनिस्टर हाउस पेशावर में वो क़याम करेंगी। उनका आज मेडिकल चेकअप किया गया है। मजमूई तौर पर उनकी सेहत को बेहतर करार दिया गया है। साथ ही आज इमरान खान साहब से उनके वकला की मुलाकात इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर हुई है। और ये दोनों डेवलपमेंट जो हुई हैं, इसको कुछ लोग खासतौर पर फैसल वाडा साहब 2 दिन से कह रहे थे कि रिहाई अमल में आने वाली है। इमरान खान साहब को भी कुछ किसी हद तक रिलीफ मिल जाएगा, बुशरा बीबी को रिलीफ मिलने जा रहा है। और उनका दावा ये है, और कुछ और लोगों का भी, कि ये डील के तहत ये सब कुछ हो रहा है। अब ये डील है या ढील है, या दोनों में से कुछ भी नहीं है, या दोनों हैं, ये क्या है, इस पर तहरीक इंसाफ क्या कहती है, इस पर हम बात करेंगे। दूसरा, जुडिशल कमीशन के हवाले से यानी जो 26वीं आईनी तरमीम हुई है, उसमें इबहम अभी तक बाकी हैं। और वो इबहम, अगरचे हुकूमत ने कुछ इबहम दूर करने की कोशिश की है, लेकिन सबसे बड़ा इबहम यह है कि जुडिशल कमीशन का क़याम कैसे अमल में आएगा। क्योंकि जुडिशल कमीशन का एक मेंबर जो है वो आईनी बेंच का सरबराह भी है, और इस आईनी बेंच को खुद जुडिशल कमीशन ने बनाना है। अब जुडिशल कमीशन खुद कैसे बनेगा जब तक आईनी बेंच का सरबराह मौजूद नहीं है। अब आईनी बेंच का सरबराह बनाने के लिए जुडिशल कमीशन का होना जरूरी है, तो दोनों लाजम मुलज़ुम है। पहले क्या चीज होगी? आईनी बेंच जुडिशल कमीशन बनाने के लिए जुडिशल कमीशन का खुद अपना पूरा होना जरूरी है। अगर खुद जुडिशल कमीशन ही मौजूद नहीं है तो फिर वो आईनी बेंच कैसे बना सकता है, और आईनी बेंच नहीं बनेगा तो जुडिशल कमीशन नामुकम्मल रहता है। तो ये जो एक दायरे में फंस गया है ये वाला मामला आकर 26वीं आईनी तरमीम का, इसका हल क्या निकाला जाएगा और हल मुमकिन तौर पर क्या हो सकता है। आईनी तरमीम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी किया गया है। इन तमाम चीज़ों पे हम गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ आज के प्रोग्राम में नासिर हुसैन शाह साहब मौजूद हैं, सूबाई वजीर हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया नासिर हुसैन शाह साहब, खुशामदीद कहते हैं आपको। अली बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। बहुत शुक्रिया बुखारी साहब, खुशामदीद। मुजम्मिल वर्दी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तजज़ियाकार हैं। मुजम्मिल साहब आपको भी खुशामदीद कहते हैं। अली बुखारी साहब, ये बुशरा बीबी की रिहाई, इमरान खान से वकला की मुलाकात, इसको डील का नतीजा करार दिया जा रहा है कुछ लोगों की जानिब से। देखिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ना ये भाई डील है ना ये ढील है। जिन्होंने डील की गाड़ी की डिग्गी में भी बैठ के गए, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। और जिनको ढील दी गई वो सदर पाकिस्तान भी बन गए। बड़ी सीधी सी बात। अब बात यह है कि बुशरा बीबी किस केस में अंदर थी। देखिए ना, फैक्ट्स होंगे ना, फैक्ट्स और फिगर्स को जब आप देखेंगे तो आपको पता ये चलेगा कि बुशरा बीबी तो किसी केस में भी अंदर नहीं थी। तो फिर 9 महीने से क्यों? 9 महीने से उनको अंदर रखा गया। नहीं, अगर वो नहीं थी, उनका केस कोई भी नहीं था, 9 महीने से तो अंदर थी ना। देखें, जजेस छुट्टी पे, जजेस की जब भी आपकी बेल होनी होती है उसके अंदर कोई ना कोई हीला बहाना, प्रोसिक्यूशन की तरफ से हीला बहाना करके। लेकिन मैं आपके मेरा कहने का मकसद था कि उनके अगेंस्ट एलिगेशन क्या था, नंबर 1। नंबर 2, प्रोसिक्यूशन केस क्या था। एलिगेशन होगा तो उसके ऊपर कोई प्रोसिक्यूशन केस बनेगा। अब इवन एंड अदरवाइज खान साहब को जितने केसेस बनाए गए, साइफर में मैं खुद कौंसल था, वहाँ से लेके बुशरा बीबी तक हर केस एक्विटल हुआ। इद्दत के केस में आपने अंदर रखा यार, कुछ खुदा का खौफ करें यार। इस तरह तो नवाज शरीफ ने भी बेनज़ीर के साथ नहीं किया था, जिस तरह के काम इस रजीम ने कर दिया, रजीम चेंज ने, दोनों ने मिल के। सो बात यह है कि वो मेरिट पे बाहर आई। अच्छा, आपने अब क्या करना था? हाई कोर्ट क्या करती है इसके ऊपर, मुझे आप बता दें ज़रा, कि हाई कोर्ट क्या कहती है? बेल रिजेक्ट हो जाएगी इसके अंदर। जब आपका केस प्रूव हुआ, जिन्होंने वहाँ सुना, सब कुछ एक एक आर्गूमेंट सुना, वहाँ पर आपको, मुझे, किसी को बिठाते उसको भी नज़र आ रहा था कि यार इसके अंदर क्या चल रहा है। और इवन एंड अदरवाइज उसके बाद एक दिन उनको मजीद रिटेन किया गया कि जज एक भी छुट्टी पे है, दूसरा भी छुट्टी पे है, हमायूं दिलावर भी छुट्टी पे है, वही जज बैठे हुए थे जिनके पास छोटी बॉन्ड्स जमा होने थे। सो उसके बाद फिर आज शाहरुख साहब आए तो उनके पास छोटी बॉन्ड्स जमा कराए गए। सो उनका बाहर आना 9 साढ़े 9 महीने के बाद बहुत खुशाइंद बात है जी। और ये इसको आप 25 तारीख के साथ भी जोड़ लें, क्योंकि मिस्टर डोनाल्ड भी जा रहे हैं। सो बहुत सा असर नीचे भी आएगा। जब कहते हैं ना, ऊपर से जब चेंजेस आती हैं तो नीचे भी सारे सही है। चलिए, और जब नीचे चेंजेस आती हैं तो फिर लोग इंसाफ करते हैं, लोगों को डर नहीं होता किसी भी किस्म का। सो हमारी तो रिकॉर्ड मौजूद है। आप काजी फैसल साहब के जाने से इसको जोड़ के देख रहे हैं। लेकिन नासिर हुसैन शाह साहब, ये आज इमरान खान साहब की वकला से मुलाकात भी हो गई, बुशरा बीबी की रिहाई भी अमल में आ गई, हवाओं का रुख कुछ बदलता दिखाई दे रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। देखें, एक तो बहुत अच्छी ये ख़बर है कि बुशरा बीबी को आज रहा कर दिया गया, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ बिल्कुल वजाहत से है कि हम ख़वातीन की किसी भी गिरफ़्तारी या इस तरह की एक्टिविटीज़ को कभी सपोर्ट नहीं कर सकते। तो ये एक अच्छी बात है।
और अगर खान साहब को वकला से मिलने दिया गया है तो वो भी ठीक है, अच्छा है। हमने तो बहुत भुगता है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो ख़ास तौर पर विक्टिम रही है हर दौर की। दूसरी बात ये कि कोई बेहतरी या जो भी है ये सब अपनी जगह पे। मैं एक सियासी कारकुन हूँ और जो आजकल के हालात हैं उसके लिहाज से, अब मेरे ख्याल में आपके प्रोग्राम में भी पहले कह चुका हूँ या बारहा कहा है कि पीटीआई की मकबूलियत पॉपुलर वो अपनी जगह पे, लेकिन सियासी तौर पर उनका रोल सिर्फ इसमें होगा कि जब वो पीटीआई होगी, जिससे मेरी मुराद है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पुरअमन, अगर वो उस धारे में आए या जो उनका तर्ज सियासत रहा है पहले, तो फिर तो कोई भी फ्यूचर नहीं है। बाकी इस तरह रहेगी, पार्टी है अपनी जगह पे, खान साहब है, मकबूल है, उनके लोग होंगे, बातचीत होती रहेगी। लेकिन जो ये जिस तरह से तासुर दिया जा रहा है कि जी कोई डील है, ढील है या जो सिलसिले हैं, ये वक्ती तौर पर तो हो सकता है, लेकिन जब तक ये 9 मई के वाक़े पे माफ़ी नहीं मांगते, अपनी तर्ज सियासत को चेंज नहीं करते, अपने वर्करों को, सपोर्टरों को ये तालीमात नहीं देते कि भाई आपने पुरअमन रहना है और मुल्क के लिए ही सोचना है, एक शख्सियत के लिए नहीं सोचना, तब ही जाके ये सब कुछ मुमकिन होगा। अदरवाइज ऐसे चलता रहेगा। सही है, कभी आपको लेकिन वो अपना पीर है, वो आखिरी पीर, यानी पुरअमन होना तो तभी साबित कर सकते हैं ना शाह साहब, जब उन्हें मौका दिया जाएगा तो तभी वो साबित कर सकते हैं कि वो पुरअमन है या नहीं है। अभी तो उनके ख्याल में उनको मौका ही नहीं मिल रहा, ना एहतजाज करने का, ना पुरअमन एहतजाज करने का, ना जलसे करने का। देखिए, जितने दफा भी उनको ये मौके मिले हैं, उन्होंने खुद उसको फिर चेंज किया है। उनकी जितनी भी आप देख लें, जो भी तकारीर कह लें, जलसे कह लें, रैलियां कह लें, धरने कह लें, जो उन्होंने कॉल्स दी हैं, उसमें क्या हुआ है? अगर कोई जलसा भी किया है, चले मुश्किल से इजाज़त मिली गई, ठीक है, उनको दूर दराज इलाके में मिली, कुछ हर्डल्स भी क्रिएट की गई, लेकिन इनको कुछ दफ़ा ये परफॉर्म करना होगा कि ये पुरअमन है, पॉलिटिकल पार्टी है, दीगर पॉलिटिकल पार्टीज भी तो हैं, उनके साथ भी ये सब कुछ होता हुआ आया है। ये नहीं है कि ये कोई पहली दफा हो रहा है, ये जरूर पहली दफा हुआ है कि अगर किसी लीडर को गिरफ्तार करने की कोशिश की गई है तो उसने पेट्रोल बम चला दिए हैं। वो अपने कारकुनों को तो कहता है कि जेल भरो तहरीक, खुद को के लिए कहता है कि जेल से बचाओ तहरीक। मतलब ये यहाँ बीबी शहीद गिरफ्तार हुई, शहीद जुल्फकार अली भुट्टो साहब गिरफ्तार हुए थे, प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी गिरफ्तार हुए, मियां नवाज शरीफ साहब गिरफ्तार हुए, शहबाज शरीफ गिरफ्तार हुए, लेकिन कभी क्या उनके पास कारकुन कम है या ये इस तरह का नहीं किया जा सकता था? लेकिन कभी किसी की गिरफ्तारी पे कोई मज़ाहमती बात हुई है? ये क्या अनोखी चीज थी कि भाई वो गिरफ्तार होएगा तो बस ये हो जाएगा, वो हो जाएगा? ऐसा तो कभी नहीं हुआ। ये तो इंतहा पसंदों के यहाँ होता है। जो भी इस तरह की पार्टीज हैं जो इंतहा पसंदी को तकवीयत देती हैं, अगर उनके रहनुमा को गिरफ्तार किया जाए तो फिर इस तरह के वाकयात होते हैं। लेकिन पॉलिटिकल रहनुमा तो कभी गिरफ्तारियों से नहीं भागते, डरते या एहतजाज करवाते। सही है, बिल्कुल ठीक है। पॉलिटिकल लीडर्स के लिए कारकुन ये नहीं कहते कि हमारी रेड लाइन है, गिरफ्तार हुआ तो ये कर देंगे, वो कर देंगे। ये आपका नुक्ता नज़र है। अबे मुज़म्मिल सोहरावर्दी साहब, ये आप क्या देख रहे हैं? हवाओं का रुख कुछ बदल रहा है? आज का दिन तो पीटीआई के लिए बड़ा खुशाइन साबित हुआ। नहीं, मुझे तो नहीं कोई हवाओं का रुख बदलता नजर आ रहा। जब उनको पहले गिरफ्तार किया गया था तब भी रियासत ने उन्हें बनी गाला रखा था, वो अपनी ख्वाहिश पर अडियाला आई थी। उनके हवाले से पहले दिन से एक सॉफ्ट कॉर्नर मौजूद था जब उन्हें बनी गाला को सब जेल करार दिया गया था, क्योंकि उन्हें जेल में नहीं रखा जाना चाहते थे। वो तो फिर अलीमा खान ने उसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी कि ये किसी डील के तहत बनी गाला में मौजूद हैं, इन्हें जेल में आना चाहिए। तो वो अपनी नंद की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे उनको ये पिटीशन करनी पड़ी कि मुझे बनी गाला से जेल में अडियाला में शिफ्ट किया जाए, वरना रियासत तो पहले दिन से उन्हें बनी गाला में सब जेल करार दे के वहाँ रखना चाहती थी। तो मेरा नहीं ख्याल कि उनके हवाले से कोई हार्ड लाइन रियासत की पहले दिन से मौजूद थी, नहीं तो पहले दिन उनको बनी गाला ना रखा जाता। बाकी मैं इस हद तक ज़रूर मुत्तफिक हूँ
कि ख़वातीन का एहतराम हमारी माशरे में एक बुनियादी जुज़ है, और जहांगीर तरीन की बेटियां भी गैर सियासी थीं और उनका भी कोई सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं था। शहबाज शरीफ की बेटियां भी गैर सियासी थीं और उनका भी सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं था, और उन बेटियों को भी तहरीक इंसाफ के दौर में अदालतों में घसीटा गया और उन पर मुकदमे बनाए गए। फिर नवाज शरीफ के सामने उसकी बेटी को गिरफ़्तार करना भी कोई अच्छी रिवायत नहीं थी। फरियाल तालपुर के साथ भी जो किया गया, ईद की रात उन्हें शिफ्ट किया गया जेल, वो भी कोई अच्छी रिवायत नहीं थी। तहरीक इंसाफ को अपनी गलतियों से माफ़ी मांगनी चाहिए, सीखना चाहिए, और आगे के लिए एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी सारी सियासी जमातों के साथ मिलकर करना चाहिए कि जी हमारे पाकिस्तान की सियासी अखलाकियात के असूल क्या होंगे, हमारी सियासत में आपस में किस हद तक जाया जाएगा, किस हद तक नहीं जाया जाएगा। क्योंकि आज सबको ये खतरा है कि कल तहरीक इंसाफ आएगी तो वो इससे भी बुरा सलूक करेगी। हम तो कुछ भी नहीं कर रहे, उन्होंने जो करना है उन्होंने तो हमारी लाशों पर टुकड़े कर देने हैं। एक राय ये भी तो मौजूद है ना कि वो पहले भी हमें मारने की कोशिश करते रहे हैं, वो कहते रहे हैं इनको मैं रुलाऊंगा, इनको मैं रुलाऊंगा, तो ये दोबारा भी आएंगे तो ये यही करेंगे, तो लिहाजा इस दफा ही कर लीजिए। तो मेरे ख्याल में सियासत में दर्जा हरारत को कम करने की जरूरत है, और अगर ये जमानत उसमें कोई किरदार अदा कर सकती है तो अच्छी बात है। सही, क्योंकि जमानत को इक्विटल नहीं होता। अभी हमारे भाई कह रहे थे कि वो जैसे वो बरी हो गई है, बेल हुई है, बेल का मतलब है मुकदमा अपनी जगह मौजूद है और उस मुकदमे की समाअत होनी है। ये देखा जाएगा कि अब क्या वो अगर केपी के सीएम हाउस में बैठ के इन मुकदमात में पेश नहीं होंगी तो फिर एक और सवाल पैदा हो जाएगा कि क्या वो केपी के सीएम हाउस में रह सकती हैं वहाँ बैठ के। बिल्कुल ठीक। तो ये देख अब उनका एक सियासी किरदार भी देखा जाएगा। हाँ। कि क्या वो आगे अपना एक, क्योंकि आज से पहले तो एक नैरेटिव था पीटीआई का कि वो एक हाउस वाइफ है। अब जब वो केपी के सीएम हाउस में है, वहां पे क्या वो कैबिनेट के इजलासों में शिरकत करेंगी, क्या वो पार्टी के रहनुमाओं से मिलेंगी, क्या वो पार्टी के इजलासों में शिरकत करेंगी, क्या वो पार्टी की क़यादत आगे करना चाहेंगी, लीड करना चाहेंगी, ये सब चीजें अगले कुछ दिनों में सही है। चलें, इसका जवाब तो शायद अली बुखारी साहब दे सकें। बुखारी साहब, क्या आप कुछ सियासी किरदार जो है वो बुशरा बीबी साहबा का आने दिनों में पीटीआई देख रही है? जी असदुल्ला साहब, मैं इसमें ना 2-3 चीज़ें अर्ज कर दूँ वन बाय वन। शाह साहब मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम है। थोड़ा सा मैं इसमें एक आपने क्वेश्चन पूछा जिसका आंसर नहीं एड्रेस हुआ, मैं वन बाय वन चलता हूँ। आज इमरान खान साहब से वकला की मुलाकात थी, मेरी पिटीशन थी, अली बुखारी मैंने की थी पिटीशन, और उसमें पिटीशन था अली एजाज भुट्टर जी, और उसके ऊपर जो ऑनरेबल जस्टिस ने कहा सरदार एजाज इसाक साहब ने, और उसके बाद जो एडवोकेट जनरल को बुला के जो बेइज्जती हुई और जो उन्होंने नोटिफिकेशंस दिए उनके पास कोई जवाब नहीं था। फिर उन्होंने इंटीरियर सेक्रेटरी को कहा, फिर उन्होंने कहा 3 बजे यहाँ लेकर आ जाए, मेरी कोर्ट खाली होगी, सिक्योरिटी कर लें सबको। अल्टीमेटली उन्होंने तीन बंदों को भेजा। फिर मैं उस पर, क्योंकि बीबी आ गई थी, मुझे बनीगाला जाना था, वो आ गई, नंबर 1। नंबर 2 चीज़ यह है कि मैंने बिल्कुल भी ये नहीं कहा कि वो इस केस में बरी हुई हैं, मैं तो खुद प्रोफेशनल आदमी हूँ। मैंने कहा ये कि वो इस केस में बेल आउट हुई हैं, बाकी केसेस में बरी हुई हैं, एक्विटल हुई हैं। नंबर 3, जो बनीगाला में उनको रखा गया था, बनीगाला में आपको याद हो तो उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी, और मैं खुद रात को 2 बजे गया था जब पिम्स हॉस्पिटल की वैन गई थी, जहाँ पर ये कहा गया था कि जी उनको स्लो पॉइजनिंग की गई। फिर पता चला कि मसाले में कुछ हो गया और ये हो गया और वो हो गया। उनकी लाइफ को कोई नंद बहू और बहन भाई का लड़ाई नहीं थी। और मैं थोड़ी इस्लाह कर दूँ अपने भाई की, उसके अंदर जो है ये था कि उनकी लाइफ को ख़तरा था, और फिर उन्होंने दिलेरों की तरह वहाँ पर जेल काटी। नंबर 4 नासिर शाह साहब ने कहा हम दहशतगर्द तंजीम की तरह, या एक प्रोटेस्ट हमारा ऐसे होता है। नासिर शाह साहब, आपको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, मेरे नहायत काबिल इज़्ज़त और काबिल एहतराम है आपके ऊपर जुल्फ़िकार का इल्ज़ाम था, हाई जैकिंग जहाज़ का इल्ज़ाम था, बहुत कुछ था। क्योंकि आपके बारे में, बीबी के बारे में जो मियाँ साहब अल्फाज इस्तेमाल करते थे, शायद हम यहाँ बैठ कर दोहरा भी ना सके। जो जुनेजो साहब के साथ किया मियाँ साहब ने, जो 93 के 88 की गवर्नमेंट में जो छांगा मांगा पॉलिटिक्स स्टार्ट हुई, अस्कर खान की पिटीशन 90 में जो बोल रही है, जो बेनज़ीर भुट्टो फ्लोर ऑफ द हाउस कहती होती थी बैंक चोर, किसको कहा उन्होंने, मेहरान बैंक चोर, वोट की चोरी करने वाले, ताज कब्दी स्कैंडल्स फ्लोर ऑफ द हाउस कहती थी। लेकिन और उनके प्रोटेस्ट, मैं बात आज प्लीज़ पूरी मैं उधर ही आ रहा हूँ। 93 में बेनज़ीर भुट्टो साहबा का लॉन्ग मार्च हुआ था, 96-97 में नवाज शरीफ साहब ने ट्रेन मार्च किया था। क्या करते हैं पॉलिटिकली, ऐसे नहीं होता। आपने बिलावल भुट्टो साहब का बिलावल भुट्टो में फिर अगेन वो जलाओ, मैं बता रहा हूँ आपको, देखें आपको मारा नहीं गया क्या, फारूक लगारी साहब को मारा नहीं गया था, आज भी वीडियोस मौजूद हैं, लोगों को मारा नहीं गया था। इशू ये नहीं है, इशू ये है कि आप
थैंक्स टू शाह साहब, उन्होंने कहा जी हमें जलसे की रो दो के इजाज़त मिली, शहरों से बाहर मिली, एडमिट किया उन्होंने, आई एक्नॉलेज इट। मैं उनकी इसी बात पे तारीफ़ करता हूँ, पॉलिटिकल वर्कर हैं। और बात यह है कि क्या बिलावल भुट्टो साहब ने कल जलसा किया हैदराबाद, उनको किसी ने कहा 3 घंटे में जलसा ख़त्म करो? कोई बायोलॉजी केमिस्ट्री का पेपर दे रहे हैं, आप प्रोग्राम कर रहे हैं, आपने मुझे कहा रुके, मैंने कहा नहीं, मैंने एक बात और करनी है। यार ऐसे नहीं होता ना पॉलिटिकली। आपके जिस डीसी ने सैकड़ों MPOs की हमारे ऊपर FIR दी, सैकड़ों, उसको आप निशाने इम्तियाज़ दे रहे हैं। यार खुदा का खौफ करें, उसको कन्विक्टेड आदमी, हाई कोर्ट से उसको सज़ा हुई है, वो अपील में गया हुआ। सिमिलरली अब मैं अगली तरफ आ जाता हूँ, अगर कि जो आपका क्वेश्चन आया रिलेटिव, देखें बात यह है कि खान साहब की बहन एक कहाँ है, उस्मा बीबी, आज दूसरी बहन हलीमा बीबी कहाँ है? क्या वो ख़वातीन नहीं है? 68 साल मैंने उनके आर्गूमेंट्स किए केस के ऊपर, नथिंग वॉज इन इट। जज भी रिमांड दे जा रहा है, एक पर्चा दूसरा तीसरा चौथा डिस्क्लोज ही नहीं करते। यार इस तरह होती हैं तहजीब याफ्ता हुकूमतें। मैं सरवर्दी साहब से नहायत अदब से गुजारिश करता हूँ कि इस तरह मियाँ साहब की हुकूमत है। हाँ माना हमने मियाँ साहब ने बेनज़ीर भुट्टो साहबा के सामने बहुत कुछ उनके साथ किया उन्होंने। शाह साहब बड़े दिल के हैं, वो उनको आज उनके साथ बैठे हुए हैं। कैसे 6 दिन होते थे हफ्ते में और 6 दिन वो तारीखें भुगती थी बच्चों को लेके। अब बात यह है क्या मरियम के साथ वैसा हुआ कि मरियम ने उतनी स्ट्रगल की? फॉर गॉड सेक यार, आप उंगली के पीछे सूरज तो नहीं छुपा सकते ना। अब अगर बीबी आ गई हैं भाई, उनकी बेल आउट हुई है, उन्होंने किसी भी जगह, आप मैं तो जाता हूँ ना, मैं तो वकील रहा हूँ उनका, मैं साइफर में भी कौंसल था, मैंने तो हालात देखे अंदर क्या थे, इनमें से तो किसी ने नहीं देखे। तो हमें तो ये भी पता होता था कि किस टाइम पे सिर्फ 3 ख़वातीन खड़ी हुई हैं और वहाँ पर हो क्या रहा है। सही है, किस तरह बाहर ह्यूमिलेट किया जा रहा है। आप कह रहे हैं कि आपने ज़माने में जो दूसरी ख़वातीन के साथ किया था ये उससे बढ़कर हुआ है? हमने नहीं किया। देखें मेरी बात, आपके ज़माने में मैं इसको अभी सरवर्दी शाह साहब मुझे एक्नॉलेज करेंगे, शाह साहब एक्नॉलेज करेंगे इस चीज़ को कि जितने केसेस बने हुए थे आसिफ अली जरदारी के ऊपर, वो हमें विरासत में मिले थे क्या या हमने बनाए थे? मुझे ये बता दीजिए। एक आध केस हो सकता है, सारे तो पीछे तो मियाँ साहब के बने हुए थे। आप हमें कैसे कह सकते हैं मियाँ साहब के जो ये हदेबिया पेपर और ये केस चले आ रहे थे हमने नहीं बनाए? मियाँ साहब का जो स्कैंडल आया पनामा लीक्स, पाकिस्तान में नहीं बने, हमने नहीं बनाए भाई, बाहर से आए थे वो, वहाँ पर आए थे, उसके बाद टेकअप हुआ था यहाँ पर। हाँ हमने उसको एजिटेट किया, हमने बताया कि बताएं आपके कहाँ से आए। चलें इसको शायद शाह साहब रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे। शाह साहब अगर आप इसको रिस्पॉन्ड कर दें, फिर मैं ज़रा 26वीं आईनी तरमीम के मामला पर आता हूँ। बिलावल साहब ने भी इस पर कुछ बात की है और कुछ इबहाम कन्फ्यूजन अभी भी बाकी हैं, लेकिन आप इसको रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे। वो कहते हैं कि जी हमने कोई केसेस नहीं बनाए थे, हमारे ज़माने में वो पीछे से चले आ रहे थे। और दूसरी बात यह कि जो आज ख़वातीन के साथ हो रहा है, अगर आप कहते हैं कि फरियाल बीबी के साथ गलत हुआ, तो आज जो इमरान खान की बहनों के साथ हो रहा है इसको कैसे जस्टिफाई किया जा सकता है? जी देखें, एक तो अली बुखारी साहब मेरे बड़े मोहतरम हैं, मैं बड़ा एहतराम करता हूं इनका। मैं सिर्फ ये कह दूं कि इन्होंने अल जुल्फ़कार का जिक्र किया। आप बता दें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कभी उनको ऑन किया हो, बल्कि शहीद मुर्तज़ा भुट्टो साहब जो थे वो जब यहाँ पाकिस्तान आए, क्योंकि उनका ताल्लुक अल जुल्फ़कार से था, तो उनको तो कभी यहाँ पे पजीराई नहीं दी गई पीपल्स पार्टी की तरफ से, बल्कि उनके साथ इलेक्शन वो हमारे लोगों के खिलाफ लड़े। बहुत सारी जगहों पे वो हारे, सिर्फ एक जगह पे वो जीते थे। तो हमारा तो कभी भी उनको सपोर्ट नहीं रही, बल्कि इनसे पीपल्स पार्टी ने हमेशा वाज़ेह तौर पर अलहदगी की बात की थी और उनसे बिल्कुल हमारा कोई लाताल्लुकी थी उनकी इस तंजीम या जो कुछ भी था। तो हम तो हमेशा पुरअमन सियासत की बात करते हैं। दूसरी बात देखें, हम तो ख़वातीन की हमेशा इज़्ज़त करते हैं और कभी भी इस तरह के किसी केस की सपोर्ट नहीं करते, मैंने पहले ही कह दिया। लेकिन हमने बहुत भुगता है, बल्कि फरियाल जो हमारी अदी हैं उनको आपने देखा कि ईद की रात हॉस्पिटल से जेल ले जाया गया, वो किसकी गवर्नमेंट थी? या इसके अलावा और बहुत सारे जो केसेस हुए, चले बहुत सारे केसेस मियाँ साहब के ज़माने के थे, लेकिन बाद में जो केसेस बने या जिस तरह केसेस को ट्रांसफ़र कर दिया गया, केसेस कराची के, सिंध के, उनको लगा दिया गया पिंडी में, इस्लामाबाद में, वो सब लोग वहाँ पे आके पेशियां भुगत रहे हैं। इस तरह से बहुत सारी जो है इशूज़ हुए। खुर्शीद शाह साहब कितना अरसा कैद रहे, आगा सिराज साहब, शर्जील साहब, दीगर सब लोग, सबके सामने है ये बात, और बहुत सारे लोग। लेकिन मैं सिर्फ ये एक अर्ज करना चाह रहा हूँ कि पॉलिटिकली तौर पर हमारा रहा है, मियाँ साहब वालों के ज़माने में केस रहे हैं, हमारे साथ उनका कोई अच्छा रवैया नहीं रहा। बल्कि अभी पीडीएम की गवर्नमेंट के बाद क्या हुआ था, जब इलेक्शन हुए तो हमारे खिलाफ तो आके उन्होंने सिंध में एक पूरा महाज बनाया
जिसमें PMLN, JUIF, MQM, GDA ये सब इकट्ठे हो गए थे। बल्कि देखें, पीपल्स पार्टी हमेशा सियासी बात करती है। जब इलेक्शन के रिजल्ट आए, इसमें कोई दो राय नहीं कि जो आज़ाद अरकान थे जिनको PTI की सपोर्ट थी वो सबसे ज्यादा नंबर्स में थे, तो पीपल्स पार्टी ने तो उनको ऑफर किया कि भाई आप गवर्नमेंट बना लें, हम गैर मशरूत आपकी गवर्नमेंट की फॉर्मेशन में सपोर्ट करते हैं, हम आपका हिस्सा नहीं बनेंगे, लेकिन आप, क्योंकि पार्लियामेंट जो थी वो हैंग पार्लियामेंट थी, किसी के पास सिंपल मेजॉरिटी नहीं थी। इन्होंने तो बिल्कुल भी लेकिन वो पीटीआई ने इनकार कर दिया। क्या करते, पीटीआई ने कहा जी पीपल्स पार्टी के साथ बचाने के लिए हमने नून बातचीत नहीं जी, तो नून लीग को हमने बिल्कुल सही है। शाह साहब, अगर आप इजाजत दें, मुझे हैंग पार्लियामेंट थी, इलेक्शन दूसरे की तरफ जाते, एक बहरान पैदा हो जाता। बिल्कुल सही, आपका ये मौक़िफ़ है कि ये भी काजी फायज जी ईसा की वजह से इलेक्शन हुए। बिल्कुल सही है सर, काजी फाइसा की वजह से इलेक्शन हुए और काजी फाइसा की वजह से 26वीं तरमीम हुई है। बिलावल साहब ने BBC को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि 26वीं आईनी तरमीम मुमकिन नहीं थी अगर काजी फाइसा ना होते। इस बात का क्या मतलब है, कैसे वो क्रेडिट दे रहे हैं? एक छोटा सा मैं ब्रेक लेता हूँ, फिर मैं इस मौजू पर आता हूँ। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। मुजम्मिल सोहरावर्दी साहब की तरफ जाने से पहले मैं चाहूँगा कि ब्रेक पर जाते हुए जो बात मैं करके गया, मैं शाह साहब से ही पहले उसकी राय ले लूँ। शाह साहब, ये जो बिलावल साहब ने इंटरव्यू देते हुए कहा है काजी फाइसा साहब के बगैर 26वीं आईनी तरमीम मुमकिन नहीं थी और इतना बड़ा काम किसी और चीफ जस्टिस की मौजूदगी में मुमकिन नहीं था, तो सर इसका क्या मतलब है? मतलब काजी फाइसा साहब का क्या रोल है इस आईनी तरमीम में? उन्होंने कोई इस तरह से मुदाखलत नहीं की। जिस तरह जब 18वीं तरमीम की तरफ हम जा रहे थे तो उस वक्त के चीफ जस्टिस साहब ने जो धमकी दी थी कि अगर आप यही आईनी अदालतें या बेंच या कुछ ये तरामीम जो ला रहे हैं, अगर ये इसमें शामिल होंगी तो मैं इनको नल एंड वाइड करा दे दूंगा। तो इस तरह की कोई चीज़ काजी फाइज ईसा साहब ने नहीं की। देखें, क्या इस अमेंडमेंट के बाद काजी फाइज ईसा साहब चीफ जस्टिस बरकरार रहेंगे? क्या इसके बाद वो आईनी अदालतों के सरबराह होंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे लिए काजी फाइज ईसा साहब भी मोहतरम है, मंसूर अली शाह साहब भी मोहतरम है, इसी तरह मुनीब साहब, लेकिन शाह साहब काजी फाइसा साहब तो कल जा रहे हैं, घर जा रहे हैं, तो सर अगर तो नल एंड वॉइड करार देने का खतरा है तो वो तो कोई और चीफ जस्टिस भी कर सकता है। काजी फाइसा साहब तो जा रहे हैं ना सर कल। सर मैं वही कह रहा था कि ये तो अमेंडमेंट होने के वक्त की बात थी ना, कि उनको इसको चैलेंज नहीं किया गया, रोका नहीं गया। तो अगर वो कोई इस तरह की चीफ जस्टिस साहब होते तो वो जरूर इस तरह की बात करते। इसको इस पैराए में ना लिया जाए। देखिए, यहाँ पे बड़ा एकदम से एक स्पेकुलेशंस शुरू हो जाती हैं और मिस परसेप्शन शुरू हो जाते हैं। काजी फाइज ईसा साहब के लिए हो सकता है कुछ दोस्तों को उनसे इख्तलाफ हो उनकी किसी बात का, लेकिन यही काजी फाइज ईसा हैं जिनकी वजह से इलेक्शन मुमकिन हुए। नहीं तो इलेक्शन कराने का तो किसी का ख्याल ही नहीं था, वो तो उसको डिले पे डिले कर रहे थे। लेकिन इनकी जो एक दो वर्ड आई थी, फैसले आए जिसमें परवेज मुशर्रफ साहब वाला फैसला था, दीगर फैसले थे जिसकी वजह से ये मुमकिन हुआ। और भी इस तरह इनके तारीखी फैसले हैं। जुडिशल मर्डर, जिस तरह हमें एक मिला फैसला जिसका जिक्र चेयरमैन साहब ने किया, जो दुरा पटेल साहब ने लिखा था, उसी बात का। इसी तरह तो बहुत सारी चीजें सामने आई हैं और इनको उन्होंने अपने इख्तियारात खत्म किए। काजी फाइज ईसा साहब ने उन्होंने लाइव प्रोसीडिंग्स की, ऑनलाइन की, लाइव की, ताकि सब लोग देख सके। अब बड़े एहतराम के साथ अली बुखारी साहब बैठे हैं, अब ये कहेंगे जी हमारा सिंबल ले लिया गया, हमें और चीजें नहीं दी गई। सिंपल सी बात है, जो सिंबल वाला प्रोसीडिंग्स थी सब ने देखी, ऑनलाइन थी, सब ने देखी। इन्होंने कोई इस तरह के सबूत नहीं दिए जिसकी वजह से इनको हम गुजरे हैं इससे ना। हमारा तलवार छीन के हमने तीर लिया था। पीपल्स PPP पे पाबंदी आई थी, 4P बनाई गई, पूरा प्रोसेस को अडॉप्ट किया गया। ये नहीं है कि अगर पॉपुलर है तो वो कोई अडॉप्ट ना करे, अपना इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना कराए। तीर मिल गया
सर यहाँ तो कोई पैराशूट। प्याला मिला, वो कोई कैसे जूता मिला? मिला, कोई चिमटा पैराशूट। मिला, कोई आपको सर, क्या वो बैंगन? पैराशूट। पैराशूट, देखिए, मेरा पैराशूट, बैंगन। खान साहब वो कैसे मिला? असदुल्ला खान साहब वो कैसे मिला, क्यों मिला? कि हमने प्रोसेस को प्रॉपर पूरा किया। हमने ये नहीं किया कि जी हम बड़े मकबूल हैं और हमें कोई जरूरत नहीं, बस जो हम कहते हैं उसको माना जाए। हमने कानूनी तौर पर एक एक चीज पूरी की। हमें नहीं देना चाहते थे, हमें उस वक्त वो सिंबल भी नहीं देना चाह रहे थे, हमें बाद में पार्टी को लड़ने भी नहीं दिया जाना चाह रहे थे, लेकिन हमने एक प्रोसेस को पूरा किया। अब भी मैं यही कह रहा हूं। सही है, लेकिन सर वो इसी फैसले पर अपने 13 जनवरी के फैसले पर काजी फैसला साहब ये भी कहकर गए हैं कि उसको मिस इंटरप्रेट किया गया ना सर। वो कहते हैं इसको मिस इंटरप्रेट किया गया, मेरा मतलब ये नहीं था। और फिर दिलचस्प बात है कि उसको रेक्टिफाई भी करके नहीं गए कि चले मिस इंटरप्रेट किया गया, इलेक्शन कमीशन ने गलत किया तो उसको ठीक कैसे किया? जी मैं आपको बताऊं असदुल्ला खान साहब, नेक्स्ट डे वही लगी हुई थी, एक केस लगा हुआ था जिसको खुद पीटीआई ने, और वो सरदार साहब हमारे उस वक्त वकील थे, लतीफ खोसा साहब, उन्होंने कहा कि जी हम इनके सामने पेश ही नहीं होते। वो वक्त था कि हो सकता है इनको कोई सिंबल मिल जाता, इनको कोई प्रॉपर इजाजत मिल जाती। लेकिन मैं यही तो कहता हूं कि अगर पीटीआई इसी तरह से अपना वो करती रहेगी तो फिर वो फ्यूचर में नहीं आती। इसलिए मैं कहता हूं अली बुखारी साहब जैसे ज़हीन लोग इनके साथ हैं, और वो कैडर है जो समझता है चीजों को, अगर पीटीआई उसको फॉलो करेगी तो बेहतरी की तरफ जाएगी। वो जो एक इंतहा पसंदी की सोच वाले हैं जो कहते हैं कि नहीं बस इस तरह कर देंगे, ऐसे नहीं होगा। सही है, बिल्कुल सही है। चलिए मुज़म्मिल सोहरावर्दी साहब, 26 में आईनी तरमीम में काजी फैसला साहब का किरदार कितना देखते हैं आप? उतना ही जितना उम्रता बंदियाल का प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल में देखता हूं कि बिल बनने से पहले मुअत्तल कर दिया था। वो तरमीम होने से पहले पटिशनें करवाई जा रही थी, वो पटिशन वो कहते थे तरमीम करने से रोक देता हूं पार्लियामेंट को। हमारे यहाँ चीफ जस्टिस साहिबान ने ये किया नहीं है, कानून बनने से पहले कानून को मुअत्तल नहीं किया है, तरमीम होने से पहले तरमीम को रोकने की कोशिश नहीं की है। वो भी ये जो पटिशनें पीटीआई करा रही थी मुख्तलिफ जगहों पर, जिसपे थे एक पर फिर काजी साहब ने अपने सामने लगाई तो फिर जुबैरी साहब भाग गए कि विड्रॉ कर लेता हूँ, इसी उम्मीद पर लगाई जा रही थी ना कि जी स्टे मिल जाए। मुज़म्मिल साहब यहाँ पर तो एक और भी काम हुआ ना, यहाँ तो काजी फैसला साहब को ये भी तो आसरा दे के रखा ना कि एक ऐसी तरमीम हो रही है जिसमें जजेस की जो मुद्दत मुलाजमत है वो भी बढ़ रही है, आपको 3 साल भी मिल रहे हैं। ऐन मुमकिन है इस वजह से भी उन्होंने कोई रुकावट न डाली हो कि चलें ये भी होने जा रहा है? नहीं, मेरे ख्याल में उन्होंने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल को भी तस्लीम किया है, उन्होंने तो पार्लियामेंट के हर राइट को तस्लीम किया है। वो तो पार्लियामेंट गए भी हैं कि मैं पार्लियामेंट की सुपरमेसी को मानता हूँ। वो उन जजेस में नहीं है जो पार्लियामेंट को रेडिक्यूल करते हैं। जो लोग पार्लियामेंट, देखिए मैं अभी गौहर साहब बात कर रहे थे यहाँ पर, मैं उसको भी रिस्पॉन्ड करना चाहता था। जब भी हम कोई तहरीक इंसाफ की बात करते हैं तो ये 80 की 90 की दिहाई की मिसालें लाकर अपने एक्ट को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं कि देखें 90 की दिहाई में ऐसे हुआ था, देखें 80 की दिहाई में ऐसे हुआ था। भाई उसके बाद चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ और दोनों सियासी जमातों ने अपनी गलती का एहसास समझा और नए रूल्स ऑफ द गेम सियासत के तय किए, जिसको आप मुकमुका कहते हैं। आपको भी यही कहते हैं कि आप इन सियासी जमातों के साथ ही आपने सियासत करनी है, आप कोई ऊपर 7वें आसमान पर तो सियासत कर नहीं सकते हैं। इनके साथ बैठकर पॉलिटिक्स के रूल्स ऑफ द गेम तय करें, को एग्जिस्टेंस के रूल्स। अगर आप ये कहें कि हम अगलों को एलिमिनेट करेंगे, वो आपको एलिमिनेट करेंगे, तो एलिमिनेशन की सियासत कोई अच्छी सियासत तो नहीं है। अब सिंबल को बहुत कहा जाता है कि जी हमसे सिंबल लिया गया। सबसे पहले तो सेनेट में मुस्लिम लीग नून से शेर का सिंबल लिया गया, उनके सारे सेनेटर्स को आज़ाद करा के फिर आपने सादिक संजरानी को इलेक्ट कराया क्योंकि आप उनको आज़ाद रखना चाहते थे, और आपने सेनेट में के इलेक्शन में नून लीग से शेर का निशान लिया और अकलियत को अक्सरियत में बदला, और आपकी सेनेट में अक्सरियत नहीं थी, आप सादिक संजरानी को 2 दफ़ा इलेक्ट कराया आपने। तो ये जो कुछ आपने पाकिस्तान की सियासत में किया है वो काट रहे हैं आज आप, क्योंकि एक दफ़ा जब इंटरवेंशन हो जाए उसको बाहर निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। सही, बिल्कुल सही है।
तो ये जो आपने बोया वो काट रहे हैं। काजी फैसल साहब का पूरे जो अहम तरीन केसेस की लिस्ट पूरी मेरे हाथ में पढ़ना चाहूँ तो इसमें बहुत सारे केसेस ऐसे भी मसलन 4-5 मसलन प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का केस है, 8 फरवरी का आम इंतखाबात कराने का केस है जिसका क्रेडिट भी शाह साहब दे रहे हैं, फिर ब्यूरोक्रेसी से आरओज ना लेने का केस है, आम इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड का केस है, फिर वो बल्ले के निशान वाला तो है ही, पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन वाला, फिर जबरी गुमशुदगियों का है, भुट्टो साहब वाला उनका जो था वो सदारती रेफरेंस उस पर उन्होंने किया है, मुशर्रफ ट्रायल केस, बेशुमार केसेस उनके क्रेडिट पर हैं। कैसे देख रहे हैं हम उनके टेन्योर को? पाकिस्तान की तारीख का जी ये स्याह-तरीन टेन्योर गुजरा। जिस तरह जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जजेस ने कत्ल किया जुडिशल और वो बैठे हैं, मैं बता रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, मैं 1 बाय 1 आ रहा हूँ जी, मैंने सारी बातें बड़ी तसल्ली से सुनी है सब बातें। नंबर 1, 12 बजे बंदियाल साहब ने रात को अदालत लगाई थी जब हमारी हुकूमत गई थी, उन्होंने अंडू किया था डिप्टी स्पीकर का, उस टाइम वो ठीक था, मैं रिप्रेजेंट किया था मैंने प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को, मैं अपीयर हुआ था कोर्ट में, और जब जिसके अंदर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी आए थे, जिसमें शहबाज शरीफ ने भी स्टेटमेंट दी, और ये राय ऑलमोस्ट हो चुकी थी कि सैफुल्लाह केस को रख कर नया इलेक्शन कराए जाएंगे। जब हम अंदर गए, जब लॉक खुला रात को 8 बजे 9 बजे, आई एम द विटनेस, वहाँ ECP बैठी हुई थी और उसके बाद जो हुआ आपके सामने, नंबर 1 पहले से बैठा हुआ था जी, बैठा हुआ था, आप चेक कर ले, आपके एंकर सारे हमारे साथ गए थे, मैं वहाँ मौजूद था। नंबर 2 पंजाब का KP के इलेक्शंस के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा 90 डेज में इलेक्शन कराएं, 12 मई का ऑर्डर था वो, ठीक है, इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, किसने करना था उसको। नंबर 3, मैं 1 बाय 1 शॉर्टेस्ट चलता आता हूँ। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की बात की जाती है, या ज़रा पूरा पढ़ने में 10 दफ़ा पढ़ के आया हूँ। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में तो ये भी लिखा मीडिया आज़ाद होगा, हटाए ना बानी PTI का नाम और लिखे इमरान खान, मैं देखूँ कैसे आज़ाद है मीडिया। नंबर 2, उसके अंदर तो नैब के बारे में भी आपने तरमीम करनी थी, उसके अंदर तो इंस्टीट्यूशंस को अपने दायरे इख्तियार में रह के भी काम करनी थी, तो आधा आधा नहीं होता, या उसको फुल ग्लास ऑफ वाटर पिएंगे या नहीं करेंगे, ठीक है, जहाँ पर अच्छा लगा वहाँ इकट्ठा हो गया, जहाँ पर नहीं हुआ 18वीं तरमीमें कर देते आप 26 अमेंडमेंट की जो आप चीज़ें डाली हैं, नहीं। नंबर 4, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आया पहले, बिल्कुल ली गई, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से पावर्स ली गई, बाद में अमेंड किया गया और पावर्स काजी फायदी साहब को दी गई, जिसके बाद उन्होंने बाकी काम किए। नंबर 5, रात 12 बजे तक हम बैठे रहे। क्या कसूर है काजी साहब की मर्जी से? अब तो बिलावल साहब ने एक्नॉलेज किया भाई, हर चीज़ के अंदर वो शामिल थे, उन्होंने कहा कि रखना नहीं, एक्नॉलेजमेंट आई है। नंबर 5 पे आ जाता हूँ मैं, बड़ा छोटा सा ना शॉर्ट आ रहा हूँ ताकि पता लगे। मुझे कहा गया जी 80s की दहाई लेते हैं, यार आप हमें 18 की मिसालें देते हैं और कहते हैं आपने ये किया, जब हम आपको आपका पास याद कराते हैं तो चीखें निकल जाती हैं, ऐसे तो नहीं होता ना। नंबर 6, जो बड़ी ज़बरदस्त बात आपको बताता चलूँ मैं, बल्ले का निशान लिया हमसे ECP ने, हमारे साथ यही कंडक्ट है कोर सियासी पार्टी का, लालटेन उसका निशान था, उसको फाइन करके आपने अलाउ कर दिया, क्यों यार? व्हाट इज़ द रीज़न? डिस्क्रिमिनेशन क्यों हुई? नंबर 7, मैं अपने डॉक्यूमेंट जमा कर रहा हूँ, इस्लामाबाद की सीट से इलेक्शन लड़ूँ, 44,000 वोट से जीत के बैठा हूँ, मेरे पेपर लिए उसने, मेरा टिकट लिया, मुझे उसने कहा नहीं तुम आज़ाद हो गए, तुम्हारा निशान पैराशूट होगा। यार ये तरीक़ाकार है, ये फैसले हैं, इसको इंसाफ कहते हैं। अगर ये इंसाफ सही है तो फिर भुट्टो साहब का कत्ल भी सही होना चाहिए, अगर वो गलत है तो ये भी गलत है। उसने, हम आज भी कहते हैं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब शहीद थे, बड़े लीडर थे, उनका एक कत्ल हुआ, जुडिशल मर्डर हुआ। यार आप भी एक आला ज़फ़ी का सबूत दें, आप भी आज एक चीज़ शाह साहब से कह रहा हूँ कि आप कहें जी कि आपको इलेक्शन से कितना अर्सा पहले हम लोग कैंपेन में थे और हम डॉक्यूमेंट्स जमा करा रहे हैं, हम टिकट जमा करा रहे हैं, स्क्रूटनी हो चुकी, सब कुछ हो चुका, आपने लास्ट में पैराशूट निशान दिया। अब मेरा पैराशूट निशान उसके ऊपर छतरी का निशान बना के आपने रख दिया, इवन अनदरवाइज लोगों ने आपकी ज़मानतें जब्त कर दी, और आपने फिर रात को जिस तरह हमारे साथ किया, और में मेरा रिजल्ट तो 11 बजे आ गया था, आपने जिस तरह किया वो कोई इंसानियत है यार? ऐसे होता है डेमोक्रेसी में। लेकिन पावर इस्तेमाल करने वाला अगर सही मानों में करे तो वो बाइज्जत होता है, सही है, उसके आगे नस्लों की लोग इज्जत करते हैं। शाह साहब ये बताइए, अब ये 26वीं आईनी तरमीम तो हो गई, लेकिन अब इसमें बहुत सारे इब्हाम हैं। इसको अली जफ़र साहब ने सेनेट में खड़े होकर टेक्निकल एरर्स का नाम दिया, लीगल एरर्स का नाम दिया है। अब मसला एक छोटा सा प्रॉब्लम यह है कि जुडिशल कमीशन जो है वो कैसे तश्कील पाएगा, क्योंकि जुडिशल कमीशन का एक मेंबर जो है वो आईनी बेंच का सरबराह भी है, और आईनी बेंच को इसी जुडिशल कमीशन ने बनाना है। अब जब आईनी जुडिशल कमीशन खुद पूरा तश्कील नहीं पा सकता तो वो आईनी बेंच को कैसे बनाएगा, और आईनी बेंच नहीं बनेगा तो आईनी बेंच का सरबराह जुडिशल कमीशन में कैसे आएगा? तो ये अंडा मुर्गी क्या खेल जो है वो यहाँ पर बन गया है, कैसे होगा ये? देखें, इसमें ज़रूर कुछ न कुछ उबाम आप जिस तरह कह रहे हैं कि होगा ज़रूर, लेकिन ये चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। मैं सिर्फ एक चीज़ को रिस्पॉन्ड करना चाह रहा था। अली भाई ने कहा, या वैसे भी कहा जाता है कि जी वो रात को 12 बजे
अदालतें कैसे लगीं? वो अदालतें सिर्फ इस वजह से नहीं लगी थी कि मोहतरम डिप्टी स्पीकर साहब ने कोई वो जो नो कॉन्फिडेंस की रूलिंग थी उसको ख़त्म किया था, बल्कि उसके बाद क्या हुआ था? उसके बाद ये हुआ था कि मोहतरम प्राइम मिनिस्टर साहब ने उस वक्त के ने सदर साहब को असेंबलियां तहलील करने के लिए फाइल मूव कर दी थी, जिसको फौरी तौर पर मंजूर कर लिया गया था। अगर सिर्फ बात अदम एतमाद की उस रूलिंग तक होती तो शायद अदालतें ना खुलती, लेकिन आपने तो असेंबलियों को ही खत्म करने की कोशिश की, तो जाहिर है फिर अदालतें रात को खुलती हैं। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ये जो इश्यूज हैं जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं ये क्लियर हो जाएंगे, और मेरे ख्याल में पूरी इसकी तफसीलात हैं, और अगर नहीं आई तो आगे आ जाएंगी। 26वीं आईनी उस पर अमेंडमेंट्स पर बड़े एतराज़ात किए जा रहे हैं। मैं सिर्फ एक याद दहानी के लिए वो प्रेस कॉन्फ्रेंस याद दिलाना चाहता हूं जो मौलाना फजल रहमान साहब के यहाँ बैरिस्टर गोहर खान साहब ने की थी, जो चेयरमैन हैं पीटीआई के, कि उन्होंने कहा कि जी हमें अब इस जो तरमीम है, अमेंडमेंट्स हैं, या ये जो मसवदा कह लें या जो भी उसका नाम रखें, उन पर अब हमें कोई एतराज़ नहीं, लेकिन तरीक़ेकार, टाइमिंग और इस वजह से हम उसका हिस्सा नहीं बनना चाह रहे। तो अब तो अगर उस पे आईनी तरामीम पे तो फिर इनको अमेंडमेंट्स पे तो इनको एतराज़ करना नहीं चाहिए, हिस्सा नहीं बने, उनका अपना मौक़िफ़ था, वो उसका अपना हक रखते हैं। अब इशू ये है कि जिन चीज़ों को इस वक्त टारगेट किया जा रहा है, तनकीद की जा रही है कि जी सीनियरिटी का लिहाज नहीं रखा गया, मैं तो जाहिर है उसका लॉ का स्टूडेंट तो नहीं हूं, लेकिन मैं एक चीज़ ताज़ी आपको 2 मिसालें देना चाहता हूं। अभी हमारे चीफ जस्टिस सिंध जो थे जस्टिस अकील अब्बासी साहब, वो अभी सुप्रीम कोर्ट गए हैं। वैसे अगर देखा जाए तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के बाद वो सबसे सीनियर है, लेकिन अब जब ये लाइव जो आती थी वहां की प्रोसीडिंग्स हम देखते थे तो वो जूनियर जज साहिबान में बैठा करते थे। वो तो सीनियर हैं, वो कैसे फिर जूनियर हो गए वहां जाके? क्यों हुए? कि किसी वक्त में जो चीफ जस्टिस साहिबान थे उन्होंने पिक एंड चूज किया था। वो किसी भी जो होती थी हाई कोर्ट, कराची कह लें, सिंध हाई कोर्ट कह लें, लाहौर कह लें, पेशावर या बलूचिस्तान, वहां से अपने उसके वो जस्टिस साहिबान को वहां ऊपर लाते थे और उनको जाहिर है फिर सीनियरिटी मिल जाती है। अभी लाहौर हाई कोर्ट में क्या हुआ था कि किस तरह वो जो जस्टिस साहिब हैं, हमें उनके लिए बहुत एहतराम है, लेकिन उनको कौन से नंबर पे थी और उनको कैसे उनको चीफ जस्टिस बना दिया गया, या फिर उस पर तो हमारे वकला तंजीमों ने कहा कि जी हमने उसके लिए हमने केस किया हुआ है। तो अब भी हम कहते हैं कि भाई ये जो तहरीक चलाई जा रही है आप केस में चले जाए। जी 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 सही है भाई। इसमें वैसे आपको बुखारी साहब ये आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है कि ये पहले आईनी बेंच बनेगा या पहले जुडिशियल कमीशन बनेगा? देखिए यार, ये मैं वैसे अपनी राय दे रहा हूँ एज अ स्टूडेंट ऑफ लॉ, ये अमेंडमेंट आपकी अंडू होगी, अभी हो 6 महीने बाद हो 5 महीने हो, ये प्रैक्टिकली एप्लीकेबल नहीं हो सकती। इसके अंदर इतने अभाव हैं कि इसको कवर करने के लिए आपको फिर अमेंडमेंट्स लानी पड़ेंगी। अच्छा, वैसे कल कामरान मुर्तज़ा साहब हमारे साथ मौजूद थे जिन्होंने इस आईनी तरमीम में कलीदी किरदार अदा किया है, को 7-8 भाम तो उनके जहन में भी थे। देखिए इतने मेरे जहन में भी हैं। अब मुझे 2-3 चीज़ें बताएं आप। अच्छा, सीनियरिटी का कॉन्सेप्ट एक लेकर आगे आप ले गए, चलें जी। अब अगर मैं इस पर जो अभी गौर की बात की, बैरिस्टर गौर साहब की, हमारे चेयरमैन की शाह साहब ने, तो यार बात ये है कि उसने क्या गलत बात की? टाइमिंग्स गलत थे, एवरीवन नोज। अब तो आपके पास सवालिया निशाना है कि आपने जानबूझ के मंसूर शाह साहब को हटाने के लिए किया। आप 2 दिन बात करते, 4 दिन बात करते, 10 दिन बात करते, तो हम समझते चलो यार से कोई चीज़ है। सो मीनिंग भाई अगर मैं इसको और आज़ाद कर दूँ अल्फाज के अंदर, छोटा कर दूँ, तो मैं तो ये कहूँगा ना कि भाई जिन्होंने फॉर्म 47 का फैसला करना था, फॉर्म 47 वालों ने जाली MNAs ने उनको उठा के पैर फेंक दिया। चलिए 2 रास्ते ना, एक अब इसी चीज़ में बताऊँ, पंजाब में शहजाद घेबा साहब थे, 3 महीने वो रहे चीफ जस्टिस। जब उन्होंने हक पे फैसले शुरू कर दिए, उठा के सुप्रीम कोर्ट ले गए। आपको याद होगा कि पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रिटायर हुए हैं। उसके पीछे उन्होंने एक लेटर लिखा था काजी साहब और कहा था जनाब आप जब चीफ नहीं थे तो आप ये खत लिखते थे कि सीनियरिटी वाइज चलेंगे, सीनियरिटी वाइज चलेंगे। आपने तो समर शॉट ले लिया, मैं सबसे सीनियर बैठा हूँ। चलिए मुख्तसरन मुज़म्मिल साहब मुख्तसरन बता दें, 2 रास्ते हो सकते हैं ना। एक तो ये कि ये जैसे बुखारी साहब करेंगे अंडू होंगी ये जो तरामीम है, ये भी तो हो सकता है कि इन तरामीम में इबाम या गलतियों को दूर करने के लिए एक और तरमीम आ जाए जिससे ये चीज़ें, तो कौन सी चीज़ होती हुई आपको नजर आ रही है?
मेरे ख्याल में इंटरप्रेट हो जाएंगी आईनी बेंच से। जो भाम है वो सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच का इख्तियार होगा, वो आइन को इंटरप्रेट कर सकता है और इंटरप्रिटेशन में भाम दूर हो जाएंगे। पहले जुडिशल कमीशन बनेगा, उसके बाद आईनी बेंच जुडिशल कमीशन बनेगा कैसे सर? उसका तो एक मेंबर ही नहीं है आईनी बेंच का सदर। कोई एक मेंबर ना होने से कमीशन खत्म थोड़ी हो जाता है। अब ये पार्लिमानी कमेटी में पीटीआई के 3 मेंबर नहीं आए तो पार्लिमानी कमेटी खत्म हो गई है। एक मेंबर ना होने से कोई मतलब मेजॉरिटी तो अपनी जगह मौजूद हो। ठीक है, यानी कि 13 की बजाय 13 की बजाय आप कहते हैं कि जुडिशल कमीशन 12 मेंबर्स पर मुश्तमिल हो जाएगा। 12 चलिए, और वो पहला इजलास कर लेगा, उसके बाद 13 हो जाएंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये एक सादा सा देखिए हल निकाल के दिया ना मुज़म्मिल सरवर्दी साहब ने। अली बुखारी साहब आपका भी शुक्रिया, नासिर हुसैन साहब आपका भी शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आज आज़ाद कश्मीर अपना 77वां यौम तासीस मना रहा है, इस पर मुख्तसरन बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। आज़ाद कश्मीर का 77वां यौम तासीस आज मनाया जा रहा है। 24 अक्टूबर 1947 को आज़ाद जम्मू कश्मीर एक आज़ाद रियासत बनी। ये दिन कश्मीरियों की हक़ खुद इरादियत की जद्दोजहद की अलामत समझा जाता है। सरदार इब्राहीम ने 1947 में कश्मीर के पाकिस्तान के साथ इल्हाक़ की करारदाद मंजूर की, जो एक यकीनन तारीख़ी लम्हा था। ये एक खुद मुख्तार रियासत है जिसका अपना सदर है, वज़ीर आज़म है और परचम है, और ये तमाम चीज़ें इसकी खुद मुख्तारी का दिफा करती हैं। गुज़श्ता 77 सालों में यहाँ ज़िंदगी के हर शोबे में शानदार तरक्की हुई है, जो यहाँ के लोगों की मेहनत का मुँह बोलता सबूत है। बैनुल-अक़वामी मुआहिदों के मुताबिक मकबूजा कश्मीर मुतनाज़ इलाका है और हिंदुस्तान इसकी हैसियत को तब्दील नहीं कर सकता। पाकिस्तान कश्मीर को अपनी शहरक समझता है और यही वजह है कि ये पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का हिस्सा भी है। हमारे साथ डॉक्टर कमर चीमा साहब मौजूद हैं, माहिर हैं बैनुल-अक़वामी उमूर के। उनसे इस मामले में गुफ्तगू करते हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, जो बैनुल-अक़वामी मुआहिदे हैं, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें हैं, वो साबित करती हैं कि मकबूजा कश्मीर एक मुतनाज़ इलाका है और हिंदुस्तान इसकी जो हैसियत है उसको तब्दील नहीं कर सकता। लेकिन हिंदुस्तान बावजूद इसके अपनी हठधर्मी पर अड़ा हुआ है। आप इस मामले का इस मौके पर कैसे दिफा करेंगे? ये जो 77वां यौम तासीस आज मनाया जा रहा है अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों का, और कश्मीरियों का जो नुक्ता नज़र या दावा है पूरे कश्मीर पर, उस पर आप क्या राय देंगे? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, पहली बात तो ये है कि कश्मीरियों का यौम तासीस मनाना इस चीज़ की अलामत है कि कश्मीरी अपनी आज़ादी, खुद मुख्तारी और अपनी पहचान, एक सेपरेट आइडेंटिटी के चाहते हैं, और उन्होंने भारत को बताने के लिए यौम तासीस जो है इस दिन को रखा हुआ है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि पिछले 77 ईयर्स में देखा जाए तो कोई साल ऐसा नहीं, कोई दिन ऐसा नहीं जब पाकिस्तान ने कश्मीरियों के साथ ना खड़ा हो। हमारी सोसाइटी, हमारा मुआशरा, हमारा मीडिया, हमारी हुकूमत, हमारी अफवाज हर तरह से कश्मीरियों के साथ खड़े हैं, और कश्मीरी इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं कि एक ही मुल्क सिर्फ पाकिस्तान है जिसने हर तरह से अपने 77 ईयर्स ऑफ इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस कॉम्प्रोमाइज किए। लेकिन क्योंकि हम इसको अपना शहरक क्या कहते हैं, कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था, तो हम इसी को उसी अंदाज से देख रहे हैं। और कश्मीरियों ने जो यौम तासीस रखा है, मैं समझता हूँ ये हर रोज भारत को बावर कराते हैं, हर रोज भारत को बताते हैं कि अगर उनकी पहचान है तो वो एज ए कश्मीरी है, वो भारत में नहीं रहना चाहते, उनकी इस हक़ खुद इरादियत को जो है वो एक्सेप्ट किया जाए। और इसमें जिस तरह आपने अपने बयानिए में कहा कि जो यूएन के रेजोल्यूशंस हैं और पूरी दुनिया इसको एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी कहता है, आज भी अमेरिका और दुनिया के बाकी ममालिक जो हैं वो कश्मीर को एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी कहते हैं, पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक डिस्प्यूट कहते हैं। और मेरा ख्याल है कि इस पे इंटरनेशनल करारदादे भी हैं, पूरी दुनिया ने इस पे बोला भी है, और हर रोज पूरी दुनिया को इस चीज का अंदाजा है कि कश्मीर इशू की जब बात आती है तो न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट की वजह से याद रखा जाता है कि कश्मीरी चाहते हैं कि हर कीमत पे उनकी आज़ादी हो, और उसके लिए पाकिस्तान और भारत जो है वो जंगें भी लड़ चुका है, और हमने अपनी सिक्योरिटी अपने इस लेवल तक ले गए हैं कि हमें हर कीमत पे कश्मीर को सिक्योर करना है। लेकिन क्योंकि हमारी पॉलिसी सिर्फ डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल एंड मॉरली है, हम किसी तरह से भी खिते को डिस्टेबलाइज नहीं करना चाहते, और हम बार बार इंटरनेशनल कम्युनिटी को बावर कराते हैं कि अगर आपने इस मसले को अटेंशन ना दी, ध्यान ना दिया, चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, कोई एस्केलेशन हो गई, तो ये ना कोई बाद में कहे कि ये हालात यहाँ पे पहुंच गए हैं। मैं समझता हूँ कि कश्मीरियों का यौम तासीस मनाना, ये डिस्टिंक्शन रखना, पाकिस्तान का कश्मीरियों की हर दिन, हर हफ्ते, हर महीने, हर साल, हर वक्त सपोर्ट करना,
और उनके लिए डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल, मॉरल सपोर्ट देना अपने तमाम इंस्टीट्यूशंस की तरफ से, अवाम की तरफ से, मेरा ख्याल है इस चीज़ की अलामत है कि इंडिया इस चीज़ को समझता है। ये जो अभी पिछले 10 साल गुजरे हैं भारत और पाकिस्तान के आपस में एक दूसरे के साथ जो लोएस्ट पॉइंट रहा है दोनों मुल्कों के बायलैटरल रिलेशंस में, वो सिर्फ और सिर्फ कश्मीर की वजह से है। हर रोज पाकिस्तानी इस चीज़ को महसूस करते हैं कि हमने कश्मीरियों के हकूक के लिए खड़े होना है। तो हर रोज यौम तासीस है, हर रोज कश्मीर का दिन है, क्योंकि जब तक कश्मीर का मसला हल नहीं होता, जब तक कश्मीर की जो है वो कश्मीरियों की उमंगों के मुताबिक चीज़ें नहीं होती, मामलात जो है वो सही सीमत में नहीं जा सकते। बहुत शुक्रिया डॉक्टर कमर चीमा साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। ये नाज़रीन आज का प्रोग्राम था, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।